हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका अपने आदित्य कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे टेट सुपर टेट की मैथ, जिसका पहला टॉपिक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या के बारे में। संख्या कहते किसे हैं? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोलता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे हम आपसे ये कह दें कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, आप लोग जरूर बताएंगे कि हाँ 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, या फिर जितने लोग वहाँ पे होंगे आप लोग बताएंगे। जो उत्तर में प्राप्त होता है वही क्या होती है? संख्या होती है। अब बारी आती है संख्यांक की। संख्यांक क्या चीज़ है यहाँ पे? संख्या को हम जिन संकेतों अथवा प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। जैसे हम एक को कई तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक को हम देवनागरी यहाँ पे लिपि में एक को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और रोमन अंक में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया संख्यांक। अच्छा, संख्या कितने प्रकार की होती है? हम कहेंगे कि बहुत प्रकार की होती है। संख्या मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। संख्या मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन? एक होती है काल्पनिक संख्या और दूसरी क्या होती है? वास्तविक संख्या। अच्छा, काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं। हाँ, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े हैं, तो जान लीजिएगा। काल्पनिक संख्या कहते किसे हैं? ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। फिर सुन लीजिए, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे अच्छा, ऐसी कौन संख्या होगी जिसका आप वर्ग करेंगे और ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो जाए? कहेंगे तो भाई हमारे समझ से तो बाहर है। तो जान लीजिएगा, यहाँ पर अगर हम माइनस, जो यहाँ पे अंडरवुड में यहाँ पे -1 लिख दें, अगर इसका वर्ग करें तो ध्यान दिए कि यहाँ से अंडरवुड हट जाता है। जब भी किसी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो केवल यहाँ पे क्या बचेगा? -1। अगर हम यहाँ पे -2 केवल लिखते हैं और उसका वर्ग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, किसी ऋणात्मक संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वहाँ पर ये चिन्ह प्लस हो जाता है और यहाँ पे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगी। ये धनात्मक संख्या बन जाएगी। तो ये क्या एक वास्तविक संख्या है और ये क्या है? काल्पनिक संख्या। जितनी भी संख्याएं अंडरवुड में माइनस में होती हैं वे सभी संख्याएं क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती है। और इसी का ठीक विपरीत क्या होता है? जिन संख्याओं का वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -1/2, इसका अगर वर्ग किया जाएगा, वर्ग का मतलब क्या था? कोई संख्या 2 बार लिखी है, वो भी गुणे के रूप में। तो -1/2 गुणे -1/2 आप अगर करेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा करते हैं, क्या बनता है? प्लस बनता है। और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। केवल यहाँ पे चिन्ह से मतलब रखेगा। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? प्लस, और यहाँ पे क्या आया था? माइनस। ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है काल्पनिक संख्या कहलाती है। और ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में जानेंगे। हम लोग जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं काल्पनिक संख्या में आप छोड़कर ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। देखिए, जैसे पहला है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना करने के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 1 से प्रारंभ होती है। जैसे हमारे कमरे में कितने लोग हैं, जैसे हम ये बैठे हमारे कुछ लोग बैठे हैं, हम गिनती कहाँ से प्रारंभ करते हैं? 0 से करते हैं, 1 से करते हैं? हम लोग कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दें तो वह जो संख्याओं का समुच्चय होगा वह क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। कोई कह दे पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो आप कहेंगे वहां पे 0 से प्रारंभ होती हैं। अब कोई पूछ ले सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती कौन सी है, क्या बताएंगे आप? शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। अब इसके बाद आता है यहाँ पर ये सम संख्याएं, जिसे क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। विभाजित का मतलब 2 से भाग करने के बाद शेषफल क्या प्राप्त हो? शून्य प्राप्त हो। तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे? सम संख्याएं कहेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए 10 लिखा गया है, कोई पूछ ले 10 सम संख्या है कि नहीं है, तो आप 10 में 2 से भाग कर दीजिए।
2 पच्चे 10। तो आप अगर शेषफल 0 हुआ समझ जाएगा कि 10 क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। अब इसका विपरीत क्या होता है, विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं, ओड नंबर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे 11 लिया गया, अगर आप 2 से भाग करेंगे यहाँ पे 2 पच्चे 10, शेषफल कितना पे आया 1, क्या 0 हुआ, नहीं, इसलिए ये कौन संख्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पे आएगा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक से ही आप समझ सकते हैं कि पूर्णांक क्या चीज होता है। देखिए पूर्णांक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक मतलब पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा अंक। तो जितनी भी संख्याएं जो पूरा अंक होती हैं उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और शून्य भी होते हैं। कोई पूछ ले पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होते हैं। तो -1 से लेकर के, कोई पूछ ले कि पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होते हैं, हम कहेंगे माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। अब आगे पढ़ेंगे इसके बाद परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं। आगे है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं, जान लीजिएगा। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q = not 0 हो तथा p और q दोनों पूर्णांक हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम अगर आपसे ये कह दें कि 1/2 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो पहली शर्त यहाँ पर उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर उसका हर, यहाँ पे कह रहा p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर q = not 0, इसका मतलब इसका हर 0 नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर p तथा q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। एक पूर्णांक है कि नहीं है, है। 2 पूर्णांक है कि नहीं है, है। इसलिए 1/2 क्या एक परिमेय संख्या है। हम अगर आपसे ये कह दें कि -1/2 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वही चीज यहाँ पे साथ लगाइएगा। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा इसके बाद यहाँ पे इसका हर 0 नहीं है, ये भी शर्त पूर्ण हो गई। फिर इसके बाद क्या देखिए, यहाँ पर ये अंश और हर हैं, ये पूर्णांक है कि नहीं है, तो -1 इसके पहले बताए थे पूर्णांक यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। वही जो इसे इस तरह प्रदर्शित आप लोग किए होंगे इसके पहले, -1 -2 -3, फिर यहाँ पर 1 2 3, इस तरह बढ़ते हुए चले गए आप। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा -1 पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक है। 2 पूर्णांक है कि नहीं है, ये है। इसलिए -1/2 भी क्या एक परिमेय संख्या है। कोई पूछ ले 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप बता दीजिएगा 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों, देख लीजिए 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। क्या इसका हर 0 है, नहीं है। 0 पूर्णांक है कि नहीं है। बताया गया था कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, उस तरह से धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो यहाँ पे शून्य एक पूर्णांक है, एक क्या है, एक पूर्णांक है और इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका हर 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा हाँ, बहुत से लोग कहते हैं परिमेय और ये परिमेय संख्या और भिन्न दोनों एक है। दोनों में आखिर अंतर क्या है, कोई बता सकता है? परिमेय संख्याएं तथा ये भिन्न में क्या अंतर है? उस तरह से लोग कहेंगे, आप लोग बताएंगे यहाँ पर कि परिमेय संख्या जो हम बताएं अभी, फिर इसका कहेंगे भिन्न, वो भी तो वही बात है कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका हर 0 ना हो और दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इतना करने के बाद हम अगर आपसे ये कह दें कि -1/2 ये भिन्न है कि नहीं है, ये भिन्न नहीं है, जान लीजिएगा ये भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परिभाषा फिर समझ लीजिएगा। भिन्न की परिभाषा क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q = not 0, उसका हर 0 ना हो। कहेंगे ये तो परिमेय संख्या में भी थी, जो हम यहाँ परिमेय संख्या बता रहे हैं वहीं तो आप भिन्न बता रहे हैं। लेकिन वहां केवल पूर्णांक हमने कहा था, p तथा q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। लेकिन यहाँ भिन्न के लिए
P तथा Q दोनों धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, इसलिए इसे हम भिन्न कहेंगे। अगर हम केवल पूर्णांक कहते, अगर हम क्या कहते, केवल पूर्णांक कहते तो वह क्या कहलाती, परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक हो तब उसे क्या कहेंगे, हम भिन्न कहेंगे। क्या यहाँ पर -1 धनात्मक पूर्णांक है? नहीं है। दो, यहाँ पे दो तो है, दो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे दोनों होने चाहिए। P तथा Q दोनों धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पर -1 ऋणात्मक पूर्णांक है और 2 क्या धनात्मक है, इसलिए भिन्न नहीं है। लेकिन -2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वहां पर केवल पूर्णांक की बात की गई है। -1 भी पूर्णांक है और 2 भी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या है। तो अब कोई पूछ ले, अच्छा परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर क्या है, तो जान लीजिएगा। आप लोग एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती है। यही इसका मुख्य अंतर है कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। हम अभी आपको एक एग्जांपल बताएं, एक दूसरा एग्जांपल जान लीजिए। जिसे हम आपसे ये कह दें कि लिखा गया हो -7/8, -7/8। अब बताइए ये परिमेय संख्या है कि भिन्न है? ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ -7 जो लिखा गया है एक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ये केवल किसमें होता है, परिमेय संख्या में होता है। यहाँ पर दोनों ही क्या होते, यहाँ पे भिन्न के लिए दोनों ही धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, और परिमेय संख्या के लिए अगर कोई भी एक ऋणात्मक हुआ तब उसे क्या कहेंगे, हम परिमेय संख्या कहेंगे, चाहे अंश चाहे हर हो। अब जैसे हम आपसे ये कह दें कि अगर हम ऐसा लिख दिए कहीं पर कि -7/-8, तो आप ध्यान दीजिएगा, माइनस से अगर माइनस से भाग कर देंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तब तुरंत ये क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, भिन्न। लेकिन अगर केवल चाहे ऊपर माइनस लगा हो और चाहे नीचे माइनस लगा हो तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अच्छा हाँ, भिन्न के बाद थोड़ा सा और विस्तार से हम आपको बता दें कि आप कभी भी जब आप जो ये भिन्न है ये रेशियो शब्द से बना है। भिन्न जो शब्द है ये रेशियो शब्द, इंग्लिश के रेशियो शब्द से बना है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, अनुपात होता है। आप कभी भी अनुपात किसी का माइनस में नहीं देखे होंगे। आप किसी भी व्यक्ति, जैसे हम कह दें, आप लोग सवाल पढ़े होंगे कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात होता है 1:2, या मान लीजिए 4:5, कि कभी आप ये देखे होंगे कि -1:2। कभी आप ऐसा देखे हैं? ऐसा कभी नहीं देखे होंगे। हम अगर आपसे ये कह दें कि अच्छा अनुपात मान ली -1:2, आप कैसे जानेंगे, हाँ क्यों -1:2 नहीं हो सकता है? अच्छा, किसी व्यक्ति की आयु -1 वर्ष हो सकती है? किसी व्यक्ति की आयु -1 वर्ष क्या हो सकती है? जब भी उसकी आयु होगी प्लस में ही होगी, माइनस में नहीं हो सकती है। 0 हो सकती है, मतलब पैदा ना हो, ये हो सकता है, लेकिन ये कह दिए कि उसकी आयु माइनस में हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए अनुपात हम कभी भी ज्ञात करते हैं वो दोनों संख्याएं क्या होती है, धनात्मक होती है, और ये इन्हीं को हम किस रूप में लिखते हैं, बटे के रूप में लिख देते हैं। जैसे आपने कहते हैं कि 1:2 को लिख सकते हैं 1/2, यही भिन्न है। यही क्या है, भिन्न है। हम लोग 1 से 5 तक जो संख्याएं पढ़ते हैं वो भिन्न होती हैं। जैसे यहाँ पर हम जैसे 1/2 है, ये सब क्या भिन्न, लेकिन जैसे ही हम 6 से ऊपर की ओर पहुँचते हैं वहाँ पर ये परिमेय संख्याओं का रूप यहाँ पे धारण कर लेती है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्लस वाली गिनती पढ़ते हैं, माइनस वाली दोनों पढ़ते हैं, इसीलिए जो परिमेय संख्या होती है उसके अंतर्गत यहाँ पे सभी भिन्न आ जाती हैं। हम कह देंगे अगर 1/2 या -1/4, ये सभी क्या परिमेय संख्या है। अगर हम केवल भिन्न कहते हैं तो वहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ -4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि 1/2 यहाँ पे क्या है, ये भिन्न है। तो हम सीधे अगर परिमेय संख्या कह देंगे तो उसी के अंतर्गत सभी भिन्न आ जाएंगी। ये भिन्न के बारे में हो गया। अब इसके बाद भिन्न में भी कई प्रकार के भिन्न होती हैं, उसके अंतर्गत जान लीजिए।
यहाँ पे कौन कौन सी भिन्न होती हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि परिमेय संख्या तथा भिन्न में क्या अंतर होता है, कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। अब देखिए इसके बाद है सम भिन्न। भिन्न के अंतर्गत यहाँ पे क्या है, सम भिन्न, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। अच्छा सम भिन्न किसे कहते हैं, कहते हैं हम भाई सम संख्याएं जानते हैं, सम भिन्न क्या होता है, तो कहेंगे अच्छा सम संख्या किसे कहते हैं। बहुत से लोग परिभाषा बताने लगते हैं कि सम भिन्न की, कि वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम भिन्न कहते हैं। गलत है। सम भिन्न किसे कहते हैं जान लीजिएगा, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा हो, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा हो, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा हो उसे हम सम भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर क्या यहाँ पर बड़ा हो उसे क्या कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं। अब कोई पूछ ले 7/8 ये सम भिन्न है कि नहीं है, क्योंकि 7 छोटा है किससे, 8 से। हमेशा अंश छोटा रहना चाहिए हर से, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे हम, सम भिन्न बोलेंगे। अब इसी का ठीक उल्टा क्या होता है, विषम भिन्न होता है। अब यहाँ पे लिख देंगे। अगला यहाँ पर है विषम भिन्न। विषम भिन्न को क्या बोलते हैं हम, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर ठीक इसका उल्टा होता है, यहाँ पर अंश बड़ा होता है हर से। अगर हम इसी को कह दें कि 7/2, 7/2 ये विषम भिन्न है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ ये भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। यहाँ पर अंश बड़ा है, हर क्या है, छोटा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, विषम भिन्न बोलेंगे। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 17/3 ले लीजिए, 17/3। कोई पूछ ली ये संख्या, ये भिन्न जो है ये विषम भिन्न है कि नहीं, कहेंगे हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो अंश है वो बड़ा है, हर यहाँ पे क्या है, ये छोटा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, विषम भिन्न। फिर सुन लीजिएगा, ऐसे भिन्न जिसका अंश बड़ा हर छोटा, ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हर छोटा उसे हम क्या बोलेंगे, विषम भिन्न बोलेंगे। अब इसके बाद बारी आती है मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं जान लीजिए। किसी धनात्मक पूर्णांक तथा सम भिन्न के संयुक्त रूप को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक तथा सम भिन्न के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे हम अगर आपसे ये कह दें कि 1 सही 1/2, आप ये कहते हैं ना, 1 सही 1/2, तो कहेंगे यहाँ पे देखिए इसका संयुक्त रूप, इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, 1 और इसमें प्लस कर देंगे 1/2। अगर इसको भी जोड़ेंगे और इसको अगर हल करेंगे, इन दोनों का मान एक ही आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2 1 कम 2 प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा 3, 3/m कितना यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी देखिए 2 1 कम 2, अगर इसको हम इस तरह लिख दें 2 1 कम 2 प्लस 1 1 कम 1/2 2 1 कम 2, इसको भी आप हल किए, इसका मान कितना आ गया 3/2। दोनों का मान समान है कि नहीं, समान है। इसका मतलब इस संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब आप ये बताइएगा एक धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है, एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और 1/2 क्या है, सम भिन्न है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका अंश छोटा है, हर क्या है, बड़ा है। अब इसके संयुक्त रूप को दोनों को मिलाकर जो प्राप्त होता है वही क्या है, मिश्र भिन्न है। वही क्या है, मिश्र भिन्न है। कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 7 सही 1/2 लिख दिया गया यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 प्लस 1/2। हल करेंगे यहाँ पर 7 दूनी 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15/2। ये भी क्या एक संयुक्त भिन्न है। अब ये ध्यान दीजिएगा, इस संयुक्त भिन्न से ये किस भिन्न में चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पर संयुक्त भिन्न से ये किस भिन्न में चेंज हो रहा है,
यह विषम भिन्न में चेंज हो रहा है। किस भिन्न में? विषम भिन्न। क्यों? क्योंकि इसका अंश बड़ा हो गया और हर क्या है? छोटा है, इसीलिए ये क्या है? विषम भिन्न। अब ध्यान दीजिएगा, विषम भिन्न से हम मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं या फिर मिश्र भिन्न से हम विषम भिन्न में चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं पे दिया रहे विषम भिन्न, उसको अगर आपको मिश्र भिन्न के रूप में चेंज करना हो तो आप कैसे चेंज करेंगे? देखिए, कहीं पर लिखा गया 27, यहाँ पे लिख दिया कहीं पे कि 27/5। ये कौन सी भिन्न बताइए? 27/5 ये कौन सी भिन्न है? विषम भिन्न। क्यों? क्योंकि इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसलिए विषम भिन्न। अब कोई कह दे इसको मिश्र भिन्न के रूप में चेंज कीजिए, तो आप क्या करेंगे? 27, ये बटे का मतलब क्या होता है? भाग होती है, तो आप भाग करेंगे किससे? 5 से। पंचम 25, यहाँ पर कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 5 बार गया, शेषफल कितना पे आएगा? 2। अब ये ध्यान दीजिएगा, जितनी बार लेके जाते हैं भाग वो आगे लिखा जाता है। ये कितनी बार गया? 5 बार, तो 5 आप आगे लिखेंगे। अब इसके बाद कितना शेषफल आया है? 2। 2 को आप ऊपर लिखेंगे और बटे में किससे आप भाग करें? यहाँ पे 5 से, 5 आप नीचे लिखेंगे। ये कौन सा रूप हो गया? मिश्र भिन्न का रूप हो गया। तो आप आसानी समझ गए होंगे कि कैसे हम मिश्र भिन्न से संयुक्त भिन्न में और संयुक्त भिन्न से हम मिश्र भिन्न में चेंज करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां q = 0 हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। p/q का मतलब क्या होता है? जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में ना लिख सकें। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में ना लिख सके, उन्हें क्या कहते हैं? हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं होती है जिसका हम पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हम अगर आपसे कहते हैं √2, √3, √5, अच्छा तो अंडर रूट यहाँ पे ये जो 4 लिखा गया है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये परिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या यहाँ पे ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल यहाँ कितना जाएगा? 2। ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूर्णांक है, भी क्या है? एक पूर्णांक है, इसलिए क्या एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हाँ देखिए इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, भाई आप लिखे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हाँ एक शर्त यही पूरी होगी, यहाँ पे इसका हर जीरो यहाँ पे नहीं है। लेकिन क्या दोनों पूर्णांक हैं? आप ये बताइएगा, क्या दोनों पूर्णांक हैं? यहाँ पर अंडर रूट जो 2 लिखा गया है ये पूर्णांक नहीं है, इसका मान दशमलव में आएगा, ये पूर्णांक नहीं है। और ये क्या पूर्णांक है? लेकिन दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तभी उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसलिए यह पूर्णांक यहाँ यह परिमेय संख्या ना होकर ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम बता दें, फिर समझ लीजिएगा, जितनी भी अंडर रूट में संख्याएं होती हैं जिसका हम पूरा वर्गमूल ना ज्ञात कर सके, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। और बारी आती है पाई की। लिखा था कि पाई भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। कहेंगे पाई अपरिमेय संख्या है? पाई का मान तो 22/7 होता तो परिमेय संख्या होती है। जान लीजिएगा, पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई यहाँ पर ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और उसका मान 22/7 नहीं होता है। उसका मान 22/7 के लगभग होता है, ना कि 22/7 होता है। अगर उसका मान, अगर ये पाई का मान 22/7 होता तब तो ये परिमेय संख्या बन जाती। तब ये क्या बन जाती है? एक परिमेय संख्या। यही लोग गलती करते हैं टेट की परीक्षाओं में, कि वहां पर पूछा जाता है कि पाई क्या है? पाई पूर्णांक है, पाई परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, कि ये इनमें से कोई नहीं। तो बहुत से लोग जैसे ही सोचेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, इसलिए पाई क्या एक परिमेय संख्या है, तुरंत वहीं पर लोग गलती करते हैं, जबकि पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है। उसका मान उसके लगभग होता है, उतना नहीं होता है। जब लगभग में आप होता है तो इसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ पाई क्या एक परिमेय संख्या, पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये 22/7 आखिर तब क्या है? हम 22/7 कहाँ पर देखते हैं? शंख वाले सवाल में, बेलन वाले सवाल में, वृत्त वाले सवाल में देखते हैं कि हम पाई के स्थान पर क्या रखते हैं? 22/7। तो लगभग वहां पर दिया गया। अच्छा, ये 22/7 है क्या? 22/7 किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात होता है। ध्यान लीजिएगा कि 22/7 किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात होता है।
किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात कितना होता है? 22/7। यही 22/7 है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि 22/7 आखिर आया कहाँ, तो शायद वो कम बता पाए कि 22/7 आखिर कहाँ से आया। लोग उतने केवल कर दीजिएंगे कि हाँ कि पाई का मान 22/7 होता है, बस इतना है। ये कहाँ से आया ये नहीं बता पाएंगे। आप ये जान लीजिएगा कि 22/7 ये क्या है? किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात होता है। अब हम लोग चलेंगे आगे अभाज्य संख्याओं की ओर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ये ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जो स्वयं अर्थात वही खुद संख्या और एक के अलावा किसी तीसरे से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना, उन्हें क्या कहेंगे? हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे हम अगर आपसे ये कह दे दो ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? खुद दो से भाग करके देख लीजिए। विभाजित होने का मतलब क्या होता है? शेषफल 0 प्राप्त हो जाए। तो 2 से अगर भाग करेंगे, यहाँ पर 2 1 कम 2, यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 0। शेषफल 0 होने का मतलब विभाजित हो गया। अब 2 और किस कटेगा? हाँ, 1 से कटेगा। 1 से भाग करके देख लीजिए। 1 का हम 2 में अगर भाग करेंगे तो 1 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। शेषफल कितना पे आया? 0। क्या 2 इन दोनों के अलावा अपने और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए 2 क्या एक अभाज्य संख्या है। अब 3 के लिए यहाँ पे अगर 3 यहाँ पे लेते हैं, 3 भी खुद किससे कटेगा? 3 से कटेगा यहाँ पर, और किससे कटेगा? यहाँ पर ये 1 से कटेगा। देखिए यहाँ पर अगर 1 से भाग करेंगे, 1 से तो सब में भाग जा सकती है, 1 से हम किसी भी संख्या में भाग कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0। और 3 किसी अन्य संख्या से आप कर सकते हैं? नहीं कटेगी, इसलिए 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि 1 ना तो भाज्य ना ही क्या है? अभाज्य। 1 ना तो भाज्य ना ही क्या है? अभाज्य है। क्यों? अभी हम आगे बताएंगे भाज्य संख्या के बाद। पहले इसमें जान लीजिएगा कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 होते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल कितने गुणनखंड होते हैं? मात्र 2। एक वह संख्या और एक वह संख्या और एक होता है। एक वह संख्या, दूसरा यहाँ क्या होता है? एक होता है। वही उसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। लेकिन भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। देखिए, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी तीसरे से विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी तीसरे से भी विभाजित हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम ले लें यहाँ पर 8। क्या ले लें यहाँ पे? 8। कोई संख्या पे लीजिए। अब बताइए 8 किससे विभाजित हो सकता है? पहली बात वो स्वयं से विभाजित होगा और 1 से, तो हो गया। लेकिन उसके अलावा ये 2 से भी विभाजित होगा और यहाँ पे 4 से भी ये विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। और जान लीजिएगा भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इससे कितने गुणनखंड यहाँ हो जाएगी? देख लीजिएगा, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, और वह संख्या स्वयं। इससे कितने गुणनखंड यहाँ पर है? ये 4 है, जो कि 2 से ये अधिक है। और अभाज्य संख्या के ये केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के केवल 2 यहाँ पे गुणनखंड होते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो जान लीजिएगा, एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। क्यों? ये समझ लीजिए आप लोग।
अब बताइए, हम अगर आपसे ये कह दें कि एक के कितने गुणनखंड है, केवल एक है। एक के कितने गुणनखंड है, यहाँ पे केवल एक बस स्वयं है बस, और कोई गुणनखंड इसका नहीं होता है। अब बताइए, यहाँ पर अभाज्य संख्या के केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 होते हैं। और भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड यहाँ पे होते हैं, 2 से अधिक होते हैं। अब बताइए, इसके पास केवल एक गुणनखंड है। अगर 2 होता है इसका गुणनखंड, तब तो ये अभाज्य संख्या बन जाती। 2 से अधिक होते हैं, क्या बन जाती है, भाज्य संख्या। इसकी दोनों ही शर्तें पूर्ण नहीं होती हैं, इसलिए ये एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। अब बारी आती है सभाज्य संख्या की। सभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जान लीजिए उसे भी। सभाज्य संख्याएं, सभाज्य संख्याएं जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। जान लीजिएगा, जिन दो संख्याओं का मासा एक होता है, जिन दो संख्याओं का मासा एक होता है, सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका मासा कितना हो जाए, एक हो जाए, उन्हें क्या कहेंगे हम, सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। उन दोनों संख्याओं में या फिर जितनी संख्या होंगी उनके यहाँ पर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल कितना होगा, यहाँ पर एक होगा। केवल कितना होगा, ये एक, यही होता है यहाँ पे एक केवल। इसके अलावा कोई दूसरा यहाँ पे गुणनखंड इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे हम अगर आप ये कह दें कि 3 और 4 इन दोनों का मासा कितना हो जाएगा, एक होगा। कितना होगा, एक। इसलिए 3, 4 क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। हम कह दें कि 4, 5, तो 4, 5 का भी अगर आप यहाँ मासा ज्ञात करना चाहेंगे तो कितना पे आएगा, एक। इसलिए ये भी क्या है, सअभाज्य संख्या है। ये ध्यान दीजिएगा, दो लगातार संख्याएं या क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, अब सअभाज्य संख्या होती है। दो लगातार या क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, सअभाज्य संख्याएं होती हैं। हम अगर आपसे ये कह दें कि 9 और 10 ये सअभाज्य संख्याएं है कि नहीं है, कहेंगे आप हैं, क्योंकि लगातार है इसलिए सअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों, इनका मासा कितना आएगा, एक आएगा, इसलिए क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्याएं। आज के लिए इतना ही। हाँ, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।